नमस्कार दोस्तों, 15 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में किस एंजाइम को पुरुष संक्रमण का मुख्य कारक माना गया? आपके ऑप्शन है ए ACHE एंजाइम, बी RCSB एंजाइम, सी ACE2 एंजाइम और डी PBDE एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी ACE2 एंजाइम। ACE2 एंजाइम को एजियोटेसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 भी कहा जाता है। यह एंजाइम फेफड़ों, धमनियों, हृदय, गुर्दे और आंतों की कोशिकाओं की बाहरी सतह से जुड़ा हुआ होता है, यानी यह कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। यह एंजाइम महिलाओं की अपेक्षाकृत मुख्यतः पुरुषों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, इस प्रश्न के संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य है कि ACE2 एंजाइम, जिसे एजियोटेसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी कहा जाता है, हृदय रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टरों द्वारा ACE2 अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इसको अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम महिलाओं की अपेक्षा चूंकि पुरुषों में अधिक पाया जाता है, इसीलिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार यह एंजाइम मुख्यतः कोविड-19 के प्रमुख कारक के रूप में संदिग्ध माना गया है। इस शोध के तहत कोविड-19 वायरस मुख्यतः ACE2 एंजाइम के लिए एक मुख्य विशेष बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। जी हाँ, यह वायरस मुख्यतः ACE2 एंजाइम पर हमला कर उसे नियंत्रित कर लेता है। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एंजाइम किसे बोला जाता है। एंजाइम का मुख्य कार्य अमीनो एसिड के परिवहन को विनियमित करना है। जी हाँ, अमीनो एसिड के परिवहन को नियमित करना। और अमीनो एसिड क्या काम आता है? अमीनो एसिड प्रोटीन के पाचन से हमारे शरीर में स्वतः ही बनता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीफा महिला विश्व कप 2019 का आयोजक देश है। जी हाँ, जहां फीफा महिला विश्व कप 2019 का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। जी, इसका सही उत्तर है ए फ्रांस। फीफा महिला विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण था। जी हाँ, विश्व कप 2019 में आयोजित टूर्नामेंट फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण था। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि फीफा महिला विश्व कप फ्रांस के 9 शहरों में 7 जून से 7 जुलाई 2019 के बीच में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट सर्वप्रथम वर्ष 1991 में चीन में आयोजित किया गया। अब तक विश्व के 6 देशों में महिलाओं के इस फीफा महिला विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका और चीन द्वारा 2-2 बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की जा चुकी है। अब दोस्तों, इसके संबंध में एक विशेष तथ्य, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके द्वारा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, उसे कोविड-19 के कारण पुनर्निर्धारित करते हुए 17 फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और यह प्रस्तावना किसने प्रदान की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति के सबसे लोकप्रिय चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण पद्धति के तहत वनों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए 16। हैरी जॉर्ज चैंपियन ने वर्ष 1936 में भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण जारी किया था, जिसे वर्ष 1968 में एस के सेठ के साथ मिलकर हैरी जॉर्ज चैंपियन ने स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनर्प्रकाशित किया। जी हाँ, स्वतंत्र भारत यानी पहले 1936 जो कि स्वतंत्रता से पूर्व था, और बाद में 1968 जो कि स्वतंत्रता के उपरांत था, इसे पुनर्प्रकाशित किया गया। और इसका क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसे चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण दिया गया। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान, पादपी स्वरूप पर मुख्यतः आधारित होता है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उनके 221 उपवर्ग बनाए जाते हैं। जी हाँ,
कितने 221 उपवर्ग बनाए जाते हैं। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को वर्ष 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। जी हाँ, भारतीय वन संरक्षण द्वारा 1987 में पुनः द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाने लगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों के आधिकारिक मूल्यांकन के रूप में भारत में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान समय में भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन, जिसे कार्बन स्टॉक भी कहते हैं, की सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं और अनुमानतः 4004 मिलियन टन की मात्रा वर्तमान समय में देश में मृदा जैविक कार्बन की उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसके विशेष तथ्य आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य भारत में मिजोरम है, जहां 85.41% है, जबकि दूसरे और तृतीय स्थान पर क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और मेघालय 76.33% के साथ में स्टैंड करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित वन्नेरघट्टा जैविक उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1974, बी वर्ष 1970, सी वर्ष 1965, डी वर्ष 1982। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए वर्ष 1974। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान की संरचना या मान्यता वर्ष 1974 में प्रदान की गई। दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने हैं। वर्ष 2002 में उद्यान के एक बड़े हिस्से को जैविक रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसके उपरांत उद्यान के उस हिस्से को जिसे जैविक रिजर्व की मान्यता प्रदान की उसे बोला जाता है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम, जो कि भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके तहत उद्यान के वन्य जीवों के भरण पोषण, चिकित्सकीय देखभाल के खर्च में सहयोग की जाने वाली राशि को भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर छूट देने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, यह देश का पहला ऐसा वन उद्यान या जैविक उद्यान है जहाँ पर चिकित्सकीय और वन्य जीवों के भरण पोषण के लिए दिए गए दान को 80G में मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह वन्य जीव कुल 104.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इस वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव जैविक उद्यान का संचालन वर्तमान समय में कर्नाटक का चिड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। जी हाँ, 3 लोगों द्वारा, चिड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और अशोक ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके संबंध में एक विशेष तथ्य, वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेती में चावल सीधी बिजाई परियोजना को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों, यानी पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों द्वारा किसानों को पारंपरिक चावल रोपाई के स्थान पर चावल की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि परंपरागत रोपाई के दौरान किसान नर्सरी तैयार करते हैं। धान के बीज को पहले नर्सरी में बोया जाता है, जिसमें से युवा पौधों को बाद में उखाड़ लिया जाता है। इन युवा पौधों को अंकुर भी कहा जाता है। इन रोपे को नर्सरी से उखाड़कर मुख्य खेत में लगाया जाता है। अंकुर को उठाने में या प्रतिस्थापित करने में या एक नर्सरी से निकालकर खेत में लगाने में तकरीबन 25 से 35 दिन का समय लगता है, जिससे चावल की सीधी बिजाई पद्धति में तैयारी नहीं करनी पड़ती, नर्सरी की तैयारी नहीं करनी पड़ती एवं बिजली संचालित ट्रैक्टर की मदद से पौधों को सीधे खेत में रोप दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 25% तक की जल बचत की जा सकती है। जी हाँ, राज्य सरकारों द्वारा 25% तक की जल बचत को सुनिश्चित करने के लिए यह नई पद्धति, जिसे चावल सीधी बिजाई परियोजना भी कहा जा रहा है या प्रोत्साहन योजना भी कहा जा रहा है, उसका संचालन किया जा रहा है।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पंजाब को भारत के अन्न भंडार या भारत की रोटी टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह देश का 37.83%, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार 37.83% गेहूं और 25.57% चावल का उत्पादन करता है। जी हाँ, अकेले पंजाब में इतना उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा। जय हिंद।